हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास में पाठ 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशों से संपर्क, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मेनली मौर्य काल जो था उसके बाद के जितने भी वंश आए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए। जैसे कि कौन कौन से आए थे? शुंग, कण्व और सातवाहन। और इनमें से सातवाहन जो था, जो कि आंध्र प्रदेश के पास था, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। तो इसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सातवाहन। और वह किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। अब हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश जो था, मौर्य समाज के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? उज्जैन प्रदेश के। तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। दूसरा हम देखेंगे कण्व वंश। कण्व वंश में हम देखेंगे कि किस तरह से कण्व वंश जो है वो सत्ता में आए। अंतिम शुंग शासक जो कि देवभूति था, उसकी हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश जो थी, इसकी नींव किसने रखी थी? वसुदेव ने रखी थी। वह किसकी हत्या किया था? उसने किसकी हत्या की थी? शुंग शासक, जो कि अंतिम शुंग शासक देवभूति था। इसमें केवल 4 शासक ही हुए। पहले जो थे वो वसुदेव थे, जो कण्व वंश के संस्थापक थे। दूसरे भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन जो था, इसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। सिमुक ने लास्ट जो शासक था कण्व वंश का, उसकी हत्या की थी। और कब की थी? 30 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई, जो कि लगभग 30 ईस्वी पूर्व से 203 ईस्वी तक था। इस वंश का, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का भी नाम अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इस सातवाहन वंश के जो शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैदिक धर्म के। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो कौन सा था? कार्ले का चैत्य मंडप, जो कि उस समय बहुत प्रसिद्ध था। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। अब हम सातवाहन वंश के बाद पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे कि यहाँ पर मौर्यों के स्थान पर कौन कौन से शासक आए। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे कि हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सबसे अधिक जो विख्यात था वो कौन था? हिंदू यूनानी शासक मिनांडर। मिनांडर जो था वह सबसे अधिक विख्यात था। और वो कहाँ का शासक था? हिंद यूनानी की। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे मिनांडर का दूसरा नाम और क्या था? मिलिंद।
उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, जो कि आधुनिक सियालकोट में थी। यूनानियों के बाद कौन आया? शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम जो था वह सबसे अधिक विख्यात शासक था। ये कहाँ से आए थे? यूनानियों के बाद ये शक आए थे, और शक शासकों में रुद्रदामन जो था प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। ये याद रखेंगे हम। शक के बाद पहलव पाथियाई ईरान से भारत आए। शक के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? पहलव। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलवों के बाद कौन आया? कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहले, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो कि क्या कहलाता था? शक संवत कहलाता था, और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा जो है, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति को भी आयोजित करवाया था। तो इस तरह से हमने देखा कि मौर्यों के बाद किस तरह से अलग अलग वंश अलग अलग भारत के क्षेत्र में आए। अब हम देखेंगे पारस्परिक आदान प्रदान। जब ये विदेशी बाहर से जब यहाँ हमारे भारत में आए तो किस तरह से भारतीयों ने उनसे क्या सीखा, और जो हमारे बाहर के थे, विदेशी थे, उन्होंने हमसे क्या सीखा, इन सब के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। तकनीकी में अगर देखा जाए तो भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने को नया तरीका सीखा। तो भारतीयों ने हिंद यूनानी और कुषाणों से क्या सीखा? सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाना। इसके नए तरीके उन्होंने सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्के से अधिक सुंदर और व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर व स्पष्ट थी। देखिए, इसका चित्र भी इसमें दिया हुआ है। जो हमारी बाईं तरफ है यह है कुषाण कालीन सोने का सिक्का, और जो हमारी दाईं तरफ है उसमें है चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का। इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें। ऐसा देखा भी जाता है कि आज भी बहुत सारे घरों में हमारे पूर्वजों से ये सिक्के हमारे घर में हमारी नानी दादी के पास भी होता है। आप अपने घर में देख सकते हैं। पहनावा, शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ता पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट, शेरवानी जिसको कहते हैं, को प्रचलन में लाए। तो पहनावा में देखा जाएगा तो पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट जिसको हम शेरवानी कहते हैं, ये कहाँ से आए हैं? शक और कुषाण से। अब हम देखेंगे व्यापार में देखा जाए तो मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीकी में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी तक पहुंच गया। मतलब वहाँ पे नगरीकरण काफ़ी डेवलप हो चुका था। और कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर, कौन सा? पुरुषपुर तक्षशिला का जो है उन्होंने सुंदरीकरण किया। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर आधुनिक गाजीपुर श्रीनगर के पास जो है बसाया। वहाँ पे एक कश्मीर में कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर नगर। और तक्षशिला में किस नगर का सुंदरीकरण किया गया? पुरुषपुर नगर। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग, क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे कि भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई।
नेक्स्ट ये मानचित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि कहाँ से कौन कौन सा देश है। भारत के जो पड़ोसी राज्य उस देश होते थे उनके बारे में संकेतिक दिया गया है। रेशम मार्ग जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, ये सब भी दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो था हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। तो खगोल और ज्योतिष शास्त्र किन से प्रगति हुई है, किसके संपर्क में आने से? हिंद यूनानी। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि हम पुकारते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इस तरह से हमने यूनानियों से सीखा। ग्रहों के नाम को हम सप्ताह के हर दिन को ग्रहों के नाम से पुकारना कहाँ से सीखा हमने? यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के बारे में जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। कौन से चिकित्सक थे वो? क्या नाम था उनका? चरक। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ से हमें ये पता चला कि जो चरक जो थे वो किस काल के थे? कनिष्क काल के थे, जब कनिष्क सत्ता में थे। और इन्होंने किस नाम की पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। उसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। चलिए अब हम देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला कुषाण काल की कला के 2 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और गांधार। देखिए यहाँ पे गांधार शैली की मूर्ति और मथुरा शैली की मूर्ति की चित्र भी दर्शाई गई है। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई थी। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सिर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। और मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभा मंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई है। तो दोनों में बुद्ध की ही प्रतिमा है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। और देखा जाए तो जो हमारे गांधार शैली की मूर्ति थी वह स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर से बना हुआ था। और मथुरा की जो मूर्तिकार जो बनाए थे बुद्ध की मूर्ति, उसमें क्या था? वह किस मिट्टी से बनी थी, किस पत्थर से बनी थी? लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। अब हम देखेंगे कि कुषाण काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा किसकी देन है? कुषाणों की देन है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे विदेशी आए थे वो हमारे भारत से उन्होंने क्या सीखा। विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। तो चीन ने बौद्ध चित्रकला कहाँ से सीखी है? भारत से सीखी है। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन,
उदारवादिता व वसुधैव कुटुम्बकम। कुटुम्बकम इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं को ही आदर्श माना गया है। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी और भी प्राचीन सभ्यताएं थी जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी भी थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम, ये सारे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये आज भी इसमें इसकी सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल और लचीलापन, उदारवादिता के कारण यह संस्कृति जो है आज भी विद्यमान है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स है जो नीचे दर्शाए गए हैं। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का, ये तो हमें पता है कि कुषाण ने लाए थे। कुषाण काल में ही हुई थी सोने का सिक्का बनाया गया था, लेकिन किसने जारी किए थे? कुषाण शासक बिमकैडफिसस ने जारी किए। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध के सोने के सिक्के चलाए। इसी समय बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क जो था वह किसका संरक्षक था? महायान का संरक्षक था। इस चैप्टर को अब हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम मेनली यही पढ़े हैं कि जब मौर्य काल की समाप्ति हुई तो उसके बाद कौन कौन से वंश सत्ता में आए और उनका क्या योगदान रहा है, ये भी देखा गया है। इसमें इस चैप्टर में ये सीखा है हमने कि कैसे भारतीयों ने विदेशियों से सीखा और क्या विदेशियों ने भारतीयों से सीखा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी फिलअप्स वगैरह जो भी अभ्यास कार्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तब बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।